हरिद्वार में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाड़के जी ने साधु संतों के साथ सुना पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। बागेश्वर से बीजेपी ने सुरेश सिंह खेतवाल को, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने पालिका अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान अध्यक्ष कवि जोशी को मैदान में उतारा। उत्तराखंड में पर्यटन से लेकर स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, बिजली पानी सहित साफ सफाई जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं पर भी खास ध्यान। हल्द्वानी की नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने शहर भर की सड़कों पर उतरकर लिया सफाई का जायजा। मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर मैदान में उतरे राजनेता। बीजेपी ने मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए मीरा सकलानी को घोषित किया उम्मीदवार। मसूरी में राज्य शोक और लगातार हो रही बारिश से मुरझाए दुकानदारों के चेहरे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रद्द होने से झेलना पड़ रहा है खासा नुकसान। देहरादून में सीएम धामी से मिले फ्रैंकफर्ट जर्मनी के सांसद राहुल कुमार कंबोज। प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने को लेकर की विस्तृत चर्चा। उत्तराखंड में नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। खाटीमा से नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए रमेश चंद्र जोशी को बीजेपी ने दिया टिकट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में जुबानी जंग की शुरुआत। पार्टियां कर रही जीत का दावा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा, इस बार जनता बीजेपी के किए गए विकास कामों पर लगाएगी मुहर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शराब की दुकानों पर लगातार ओवर रेटिंग की शिकायतों पर जिला आबकारी अधिकारी प्रभास शंकर मिश्रा ने अपनाया सख्त रवैया। देहरादून के सर्वे चौक पर निरीक्षण कर की कार्रवाई। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा में आईटीबीपी साथ में नजर आए। यात्रा के साथ ही बढ़ाए गए सुरक्षा के इंतजाम। अगले 6 महीने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में रहेगा आईटीबीपी के जवानों की तैनाती। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से मिल रही है, निकाय चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी की गई है। देहरादून में अब तक 901 बैलेट पेपर बिके। अध्यक्ष पद के लिए 30 नामांकन पत्र बिके। अब तक एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। वार्ड पार्षदों के लिए 6 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रही है, जहां पर 901 बैलेट पेपर बिके। अध्यक्ष पद के लिए 30 नामांकन पत्र बिके हैं। अब तक एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। वार्ड पार्षदों के लिए 6 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। अध्यक्ष पद के लिए 30 नामांकन पत्र बिके हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। देहरादून से लगातार ये बड़ी खबर है। अब तक एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है वो जारी की जा चुकी है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देहरादून में बैलेट पेपर जो है वो बिके हैं। 901 बैलेट पेपर। अध्यक्ष पद के लिए 30 नामांकन पत्र बिके हैं। अब तक एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है।
चुकी है। हालांकि अभी तक एक भी प्रत्याशियों ने नामांकन नहीं किया है। देहरादून में 901 बैलेट पेपर जो है वो बिके हुए हैं। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर अध्यक्ष पद के लिए 30 नामांकन पत्र भी बिके हैं। अध्यक्ष पद के लिए 30 नामांकन पत्र बिके हैं और अब तक एक भी प्रत्याशी ने अभी तक नामांकन नहीं किया है। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो जारी कर दी गई है और निकाय चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है वो जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों के नाम जो है वो पार्टियों की तरफ से सामने नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के आखिरी रविवार को 117वीं बार मन की बात की है। हरिद्वार में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाणके जी ने साधु संतों के साथ पीएम के मन की बात को सुना। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने संविधान दिवस और महाकुंभ का जिक्र किया है। बता दें, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चवाणके जी शनिवार को उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां रुड़की के आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर में उत्तराखंड की संस्कृति के अनुसार रीति रिवाजों से उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद हरिद्वार में आज धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाणके जी के साथ मंत्रियों और साधु संतों ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। हरिद्वार के जम्मू यात्री भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ऐसी खबर पर हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चवाणके जी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ था, गंगा माता की गोदी में हमने स्नान कर रहे थे और यहाँ पूजा कर रहे थे, क्योंकि चैनल शुरू होने में बहुत दिक्कतें आई थी। जिस प्रकार का काम करना था उसके लिए तो सारे ही शत्रु एक हुए थे, और इसलिए माँ गंगा के प्रति मेरे मन में जो एक मातृत्व का भाव है हम सबके मन में है, इस कारण भी हम इसके साथ जुड़े हैं। और शास्त्री जी हमारा आध्यात्मिक वाला पक्ष देखते हैं। जब हम संघर्ष करते हैं तो जिनके विरुद्ध हमारा संघर्ष है, आप जानते हैं कि वो तो आसान भाषा में कहने के लिए ये सूर असुरों का संघर्ष है। देवताओं और हम देवताओं की सेना है और उधर राक्षसों की दैत्यों की सेना है। तो इसमें सारे ही प्रकार का साम दाम दंड भेद का काम होता है। ऐसे में एक आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता है, ऐसा हम मानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को भवानी माता ने साक्षात तलवार दी थी, इसलिए तो हिंदू राष्ट्र स्थापन कर पाए थे। मैं ऐसे आध्यात्मिक, मेरे लिए प्रार्थना करने वाले, पूजा पाठ करने वाले कई स्थान हैं। मैं एक दिन जगन्नाथ मंदिर में गया तो वहां जो पंडित जी थे उन्होंने पहले तो ऊपर नहीं देखा, क्योंकि वो जो भी आ रहा था पूजा कर रहे थे, जा रहे थे। प्रोटोकॉल वाले लोग हमको लेके गए। निकलते समय उन्होंने देखा तो एकदम से हाथ पकड़ लिया और आंखों से उनके आंसू आने लगे। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। अभी तक तो इनका ये बड़ा फॉर्मेलिटी में काम कर रहे थे। तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं आप अभी थोड़ी देर रुकिए, मैंने आपको पहले देखा नहीं था। मैं पिछले 14 सालों, या 18 की घटना है, जब हम यात्रा लेके गए थे, उन्होंने कहा कि मैं पिछले 14 सालों से आप सुरक्षित रहे इसलिए दरवाजा खुलने के बाद जगन्नाथ को आपकी लंबी आयु की कामना करता। क्यों करते हैं? क्योंकि हम धर्म की रक्षा वाला काम करते हैं, तो उनको लगता है कि भाई सेवा वाला, पूजा वाला काम वो करे तो रक्षा वाले की रक्षा हो, इसलिए सामने वाले लोग ऐसे हैं। तो ये सारा विषय जो है ये शास्त्री जी देखते हैं कि क्या इन दिनों चल रहा है, कौन सी पूजा की जरूरत है और वही कर लेते। हमको अगर समय नहीं तो फोन पर ही संकल्प हो जाता है। ये भी एक मान्यता है, ये भी एक शक्ति है और इसकी भी आवश्यकता है। तो ये भी एक कारण है यहाँ जुड़े रहने का। और आज ये इसका प्रारंभ होगा। मैं ये चाहूंगा कि इसके साथ कुछ शास्त्री जी डिजिटल गाड़ी में QR कोड वगैरह भी लगाए जाए हर सीट पे। जैसे कोई क्लिक करे तो आस्ती लेकर आए तो शास्त्रोक्त पद्धति ने कैसे उसका विसर्जन होना चाहिए, और भी क्या क्या चीजें हो सकती है। और एक काउंसलिंग सेंटर चलाया जाए। कौशिक जी बैठे, उन सारे लोगों से आप जुड़े हुए हैं कि जो लोग अस्थि विसर्जन का काम यहाँ पर प्रोफेशन के नाम पर करते हैं, जो पंडित जी हो या अन्य अन्य, यहाँ क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन उनको भी एकत्र करके कभी ये कहा जाए कि आपका व्यवहार अस्थि विसर्जन करते समय कैसा क्यों होना चाहिए, उसका देश भर से आने वाले लोगों के मनोदशा पर क्या असर पड़ता है। वो हमारे ही है। हो सकता है कि रोज रोज करने वाले काम में कभी कभी आदमी गंभीरता भूल जाता है और इसलिए उसमें थोड़ा हल्कापन आता है, तो वो ना आए। इस दिशा में कोई काउंसलिंग का कार्यक्रम अगर होता है तो उसमें कुछ विशेष आयोजन
जम्मू यात्री निवास में या आप जाकर करिए, हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इससे एक स्पिरिट जाएगा कि मैंने कहा ना कि एक शहर में, किसी व्यापारी शहर में हम नहीं गए हैं, हम हरि के द्वार में गए, ऐसा भाव पैदा होना चाहिए। वो हो, यह आशा हम व्यक्त करते। हमारे प्रधानमंत्री भी इस बारे में बहुत सजग रहते, आपने देखा होगा, वो तीर्थों के बारे में जब उल्लेख करते तो सारी छोटी छोटी चीजें बताते हैं। हरिद्वार में ये हो, यह आशा व्यक्त करता हूं। और या स्वयं प्रांत प्रचारक जी ही बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ की सारी राष्ट्रवादी हिंदुवादी मूवमेंट के पीछे जो शक्ति होती है संघ की, उसका प्रांत का काम उनके पास है। महाराष्ट्र में भी रहे हैं, IITN है, और इसलिए आधुनिकता, तकनीक और धर्म परंपरा, इसका भी उनको सभी प्रकार का ज्ञान है। हम उनको अभी सुनना चाहेंगे। बस मैं पुनः सुदर्शन की तरफ से इस अभियान को शुभकामनाएं देता हूं। और अभी अभी जो वित्त मंत्री जी ने कहा, फोटो वाला अभियान, हम उसको आज से चलाएंगे और सुदर्शन पर इसका कैंपेन करेंगे कि किसी भी गलती से आपके पास इनविटेशन या कुछ भी आए, उस पर लगा हुआ छपा हुआ फोटो ये डस्टबिन में नहीं, योग्य स्थान पर विसर्जित होना चाहिए। ये आज एक हमको नई आइडिया यहां से मिली है और उसको हम लोगों के सामने लेकर जाएंगे। पुनः शास्त्री जी, आप तो, मैं तो जितने वर्षों से आपको देख रहा हूं ना, आपकी आयु भी वही ठहर चुकी है, ऐसे ही दिख रहे हैं आप। और ऐसे ही आप सेंचुरी पार करें और आपकी शताब्दी मनाने के लिए भी हम यहाँ पर आए। और ये जब भी आता हूं तो एक नई बिल्डिंग खड़ी दिखती है। और अब भी आप राजनीति के लोग हैं तो थोड़ा ये देखिए कि जैसे इनको शायद 1.5 करोड़ रुपए अभी भरने के लिए यहाँ की नगर पालिका ने बोल दिया है। पता नहीं ऐसा अचानक कुछ निकाल जाता है। हरिद्वार नगर पालिका को पैसे ही चाहिए तो पूरे देश से 1,000 करोड़ रुपए हम एकत्र करके देंगे, लेकिन आश्रमों से अतिरिक्त पैसे मांगना, ये वाले विषय पे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्योंकि यहां तो कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है ही नहीं। आपने देखा, या किसी चीज का कोई पैसे नहीं लिया जाता, या फिर या 2 हिस्से किए जाए, जिसको 100% चैरिटी, या 3 हिस्से, 100% चैरिटी, सेमी चैरिटी और कमर्शियल प्रोजेक्ट। तो तीनों की तरफ देखने का दृष्टिकोण अलग होना चाहिए। जो फुली चैरिटी प्रोजेक्ट है उसकी तरफ कमर्शियल दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए। जैसे हम जनता को अपील करें वैसे शासन को भी करें, शासन भी संवेदनशील है। आशा है कि ऐसे दिशा में हम जल्दी ही आगे बढ़ेंगे। अभी वित्त मंत्री नहीं है, लेकिन प्रांत प्रचारक जी के सामने इच्छा व्यक्त करके मैं अपनी बात रखूंगा। मैंने उनको पूछा कि आपके राज्य का बजट कितना है, तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड 95,000 करोड़ का बजट है, 1 लाख करोड़ पार करेगा। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा आमदनी कैसे आती है, तो उन्होंने कहा कि शराब से आती है। देखिए, मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में 100% शराब बंदी हो, उस दिशा में ये राज्य आगे बढ़े। और उसका जो बैकलॉग होगा, शराब बंदी होने के कारण जो कोई नुकसान इस राज्य को होगा, उसकी आमदनी कैसी हो, इसकी हम देश से चिंता करेंगे। लेकिन ये बंद अगर होती है, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में शराब पूरी बंद हो सकती है, या गुजरात में पूरी बंद हो सकती है, या और भी कई राज्य है जहां पूरी बंद हो सकती है। तो ये तो देवभूमि है ना, तो देवभूमि में शराब क्यों चलती रहनी चाहिए। हम आदर्श केवल बातें नहीं, एग्जीक्यूशन की तरफ जाए। इसलिए आज एक इच्छा भगवान के चरणों में और प्रांत प्रचारक जी के साक्षी में, आप लोगों की साक्षी में कह रहा हूं, आज नहीं, ऐसा नहीं कि 1 ही साल में हो जाएगा, लेकिन इस दिशा में सोचना शुरू होगा तो ये मुश्किल नहीं, कभी ना कभी जरूर पूरा हो जाएगा। ये आशा व्यक्त करता हूं, पुनः शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। समय बचाना। हमारे बीच एक बहुत ही उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी के व्यक्ति बैठे हुए हैं। मैं इनके बारे में बड़े शब्द हैं बोल नहीं सकता। मैं भी इंजीनियर होने के नाते मैंने देखा, IIT से M.Tech किया हुआ है और PhD की हुई है। छोटी बात नहीं है, असाधारण है। इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद इतना साधारण जीवन और देश के लिए अर्पित हैं। मैं आपको पुनः नमन करता हूं पूरे यात्री भवन की ओर से। हम लोग पिछले 2.5 घंटे से बैठे हैं। आज माता पिता को
नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपने योद्धाओं की सूची जारी कर दी है। इसी बीच बागेश्वर में भी नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा की। बीजेपी ने बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए सुरेश सिंह खेतवाल को मैदान में उतारा है। सुरेश सिंह खेतवाल निवर्तमान पालिका अध्यक्ष भी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बागेश्वर पालिका अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नगर व्यापार मंडल बागेश्वर के निवर्तमान अध्यक्ष कवि जोशी को मैदान में उतारा, जिसको लेकर सुरेश सिंह खेतवाल ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया है। आभार जताने के साथ ही सुरेश सिंह ने कहा कि हम पिछले विकास कार्यों को आधार बनाकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के युवा उम्मीदवार कवि जोशी ने भी जन समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे विश्वास कर आज कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में यहां पर नगर पालिका बागेश्वर में अध्यक्ष पद के लिए उतारा है। मैं उनकी जो उन्होंने विश्वास किया है उस पर पूर्ण रूप से खरा उतरने के लिए संकल्पित हूं और मैं साथ में बागेश्वर की सभी जनता को साथ में लेकर ये चुनाव लड़ने जा रहा हूं कि कई सालों से मुख्य समस्या चली आ रही हैं। मानिए आप एक झूला पुल है बागेश्वर में जो बंडा सेरा साइड में बरसातों में पानी भर जाता है, वो लगातार समस्या जुड़ी हुई है। मज्जा खेत में डामरीकरण वाला जो मामला लगातार चला आ रहा है वो मामला चले आ रहे हैं और महबूबा वाले में भी जो रोड का था उस मामले में भी लगातार समस्या चली आ रही थी। ऐसे ही हॉस्पिटल आने वाली जो ये सड़क है उसमें भी डामरीकरण का मामला है और अन्य कई मामले हैं जिन मुद्दों में इस चुनाव सभा में हम उतरने जा रहे हैं। देखिए, आगामी निकाय चुनाव में बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु भारतीय जनता पार्टी से मुझे यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। मैं सर्वप्रथम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझे यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी बनाया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बागेश्वर नगर के लिए, बागेश्वर के क्षेत्र के लिए जितने भी कार्य हमने पहले किए हुए हैं उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए और अधिक विकास कार्य हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर जो विगत 5 वर्ष का कार्यकाल किया है और उस कार्यकाल में हमने बहुत अनेक काम यहाँ पर किए हैं और इस आने वाले जो है 5 साल में अगर मुझे सफलता मिलती है, यहाँ पर बागेश्वर की जनता मुझे चुनती है, तो निश्चित रूप से जो है और अधिक हम कार्य करेंगे। और सीधा रुख करेंगे हरिद्वार की ओर, जहां पर आरएसएस के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र जी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। पर्यावरण में परिवर्तन होने वाली बातें हैं या यहाँ के जो संस्कृति है, ये देवों के स्थान है, ये पवित्र स्थान है, उसकी पवित्रता बनाए रखने की बात हो तो अभी अपने सामने एक आह्वान किया आदरणीय सुरेश जी ने, तो मातृशक्ति यहाँ बैठी है, वो चाहे यहाँ उत्तराखंड का निर्माण हो, चाहे शराबबंदी का विषय हो, इन्होंने ही मोर्चा संभाला। और कहीं भी धर्म कर्म की बात हो, कोई यात्रा हो या कोई कथा हो, आप लोगों ने ही धर्म कर्म बचा रखा है। नहीं तो किसी ने कहा कि आजकल तो मंदिर में भी स्थिति ऐसी हो गई है, वो विधर्मी था, हिंदू नहीं था, लेकिन कहा कि हम लोगों ने लकड़ी के छोटे छोटे मंदिर बनाकर घरों में दे दिए और एक मशीन बना दी, उससे ही बटन ऑन करने पर आरती प्रारंभ हो जाती है। जब कोई मंदिर में ही नहीं आएगा तो पंडित जी भी क्या करेंगे, वो भी मोबाइल से आरती चला करके वो भी आराम करने लगते हैं। तो कहीं न कहीं आस्था के केंद्र बचने चाहिए और ये सतत चलता रहना चाहिए। लेकिन 2 विषय है, एक है पर्यटन और दूसरा है तीर्थाटन। तो हिमालय आज बर्फ पड़ी है, 2025 प्रारंभ होने वाला है, अनेक लोग यहाँ उत्तराखंड भी, जम्मू के लिए भी आने लगेंगे, लेकिन उस समय वातावरण कैसे होता है और यात्राओं में भी वो वही लोग सुविधाएं होने के कारण से आज ऐसा हो गया है कि वही व्यक्ति पर्यटन के लिए आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है और वही जो है केदारनाथ में भी पहुंच जाता है और वहां भगवान केदार के पवित्र स्थान पर भी, वहां भी जो चीजें प्रतिबंधित हैं
वो सारी चीजें वहां होती है। तो एक समय ऐसा था कि कोई चाहे हरिद्वार के लिए आता हो, चाहे उत्तराखंड के 4 धाम के लिए आता हो, या बाबा वहां कश्मीर में यात्रा के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हो, वो पूरा गांव एकत्रित होता था, सब लोग पैर छूते थे, कुछ न कुछ समर्पित करते थे कि शायद वो अगली बार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वो भी इसी भाव से जाता था। सुविधाएं बढ़ी हैं, संसाधन बढ़े हैं। आज एक दिन में ही वो हेलीकॉप्टर उठाकर वो चारों स्थान पर लोग पहुंच जाते हैं। आज साधन होने से सीधे गाड़ी उठाई और एक दिन में ही बद्रीनाथ जी पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसे में ये साधन की कोई वो नहीं, समय के साथ परिवर्तन होगा ही, लेकिन वो आस्था, वो पवित्रता, वो शुचिता बनी रहनी चाहिए। इसके लिए नई पीढ़ी में भी आज जानकारी बढ़ी है, इंटरनेट की दुनिया है, आज अनेक संसाधन बढ़े हैं। अब पुस्तकों से ज्यादा वो गूगल बाबा से भी बहुत सारी जानकारी बनी है। कभी रोल मॉडल छत्रपति शिवाजी की धरती से आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप लोगों के होते थे, सुभाष चंद्र बोस होते थे, बंदा वीर बैरागी होते थे, लेकिन आज बालकों में कहीं न कहीं छोटा भीम, कहीं ऐसे कार्टून चैनल के भी वो बदले हैं वो। लेकिन उसी भाव से, उसी प्रकार से अभी एक मंदिर की समिति ने आयोजन कराया। वो धार्मिक आयोजन करते ही रहते थे। मैंने कहा कि जहां मंदिर है उसके नीचे ही इतने लोग धर्मांतरण हो रहा है, इतने लोग ईसाई बन रहे हैं, और भी वहां सब जो मेले में बाकी वहां व्यापार के लिए अन्य लोग भी आते जा रहे हैं और परिसर को भी गंदा कर रहे हैं। उन्होंने जागरूकता के लिए मैराथन दौड़ की, 10,000 से अधिक सब युवा ही आए और धर्म संस्कृति के लिए परीक्षा की। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए कि मैं वहां वक्ता के रूप में गया था और मैं स्वीकार करता हूं कि बहुत सारे विषय, बहुत सारी वो जानकारी मुझे भी नहीं थी, लेकिन वहां सामने बैठे हुए वो छोटे छोटे बालक, 8वीं में पढ़ने वाला, 7वीं में पढ़ने वाला, वो प्रतियोगिता के भाव से वो सब याद कर लिए थे। और ऐसे वो चाहे उपनिषद की बातें हों, चाहे वेद की बातें हों, चाहे रामायण की बात हो, चाहे महाभारत की बात हो, चाहे यहाँ उत्तराखंड के देवभूमि के लोक देवताओं की बात हो, सब उनको जानकारी है। तो आज विकल्प देने की आवश्यकता है। कभी राम मंदिर कोई 1-2 लोग भी बना सकते थे, ये भवन भी 1-2 लोग ही यहाँ सहयोग करके बना सकते थे। आज भगवान के दिए हुए अनेक लोगों के पास बहुत धन है कि किसी के पास कितना है कि शायद गिनती भी नहीं होगी। वो नोट के ऊपर ही सोते हैं। कितनी साड़ियां हैं, कितने जोड़ी चप्पल हैं, कितने कपड़े हैं, वो नहीं पता। लेकिन दूसरी ओर मुंबई, दिल्ली और देहरादून और यहाँ हरिद्वार जैसे बड़े शहरों में भी जिसको हम सड़ा गला समझ करके जो लौकी या सब्जी या ब्रेड के वो खराब समझकर फेंक देते हैं, उस पर टूट पड़ने वाले वो लोग भी हैं। वो कोई जानवर नहीं, वो उसी सुअर के साथ, उसी कुत्ते के साथ वो भी संघर्ष कर रहे हैं। आज अनेक संस्थाएं, संघ भी ऐसे सब लोगों के लिए, वो भी मूल धारा में उनको भी हर प्रकार की सुविधा मिले। अनेक प्रकार के सेवा कार्य चल रहे हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष रूप से रोजगार के लिए। और वहाँ लोगों को अगर अपने स्थान पर ही अच्छी चिकित्सा और वहाँ शिक्षा और रोजगार मिल जाए तो आज अपने मातृभूमि को, अपने गांव को कोई छोड़ना नहीं चाहता। इन सब में भी प्रयास हो रहा है। जैसे एक जंगल में एक बार आग लग गई, सब पशु पक्षी और जानवर सारे भागने लगे। आजकल उत्तराखंड में भी बहुत सारी बगनाग्नि की ज्वालाएं धधकती रहती हैं। अनेक वहाँ पशु पक्षी और जानवर उसमें जल जाते हैं। वो लगाई जाती है या लग जाती है, वो भी विचार का विषय है, लेकिन उसके विषय में भी कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसे ही एक जंगल में आग लगी, सब पशु पक्षी भागने लगे, सब अपना जीवन बचाकर भाग रहे थे क्योंकि प्राण सबको प्यारे हैं।
ऐसे में एक गौरैया अपने चोंच में पानी भरकर वो बार बार आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। ऐसे में वहां से एक कवि जा रहे थे, वो शायद उन दिनों पक्षी और मनुष्य एक दूसरे की भाषा समझते होंगे। उन्होंने कहा, आग लगी इस वृक्ष में जलने लागे पात, तुम क्यों पंछी जल रहे पंख तुम्हारे साथ। तो उस जो पक्षी ने उत्तर दिया, वास्तव में उस हम सब के लिए प्रेरणा है। पक्षी ने कहा, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीन्हे पात, धर्म हमारा यही है जलेंगे इसके साथ, जलेंगे इसके साथ। भारत माता की जय, जय श्री राम। सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूं। बहुत लंबा समय हो गया, इतना ही निवेदन करते हुए धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यहाँ पे विश्व बंधु के बहुत कार्यक्रम हमारे पास हुए हैं, आरएसएस के भी होते हैं, और एक बार भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा का 3 दिन का प्रोग्राम। उत्तराखंड में इन दिनों पर्यटन से लेकर स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, बिजली, पानी सहित साफ सफाई जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में हल्द्वानी की नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने शहर भर की सड़कों पर उतरकर साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शहर की सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों को आड़े हाथ लिया है, जिसको लेकर नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि हल्द्वानी की सड़कों पर साफ सफाई को लेकर वो खुद निरीक्षण कर रही हैं। कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय खेल होने जा रही हैं, जिससे पहले शहर में साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। दुकानदारों को साफ सफाई के लिए निर्देशित किया जा रहा है। वहीं गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आपको ये बताना चाहूंगी कि नगर निगम की टीम हमेशा से काम करती आई है। बस मैंने एक कोशिश ये करी है, मैंने ये जानने का प्रयास किया है कि जब हमारी टीम साफ सफाई कर लेती है उसके बाद कूड़ा कैसे आ जाता है। तो पिछले 4-5 दिनों से मैंने ये देखा इसमें कि हमारी टीम का जो टर्न है वो मॉर्निंग में ये लोग साफ सफाई करते हैं। उसके बाद जब दुकानें खुलती हैं तो वो अपनी दुकान का सारा कूड़ा रोड और नालियों में डाल देते हैं। इसलिए ये दिखता ही नहीं है कि नगर निगम की टीम ने कहीं पर भी साफ सफाई करी है। तो मेरा इसमें प्रयास ये है कि मेरी पूरी टीम पूरे शहर को साफ सफाई करने के लिए लगी हुई है। ट्रेंची ग्राउंड की भी सफाई में लगी हुई है। राष्ट्रीय खेल हमारे सामने है और शहर की छवि का सवाल है, तो साफ सफाई हमारी टीम कर रही है। लेकिन मैं एक अपील आपसे ये करना चाहूंगी आपके माध्यम से लोगों से कि अपनी दुकान का कूड़ा कृपया करके समेट के डस्टबिन में रखें, और जो भी हमारी कूड़ा गाड़ी आती है, हमारा जो कूड़ा उठाने के लिए हमारे लोग आते हैं, उनको दें। उसको बाहर सड़क पर मत फेंकें, क्योंकि हमारी सफाई इसीलिए नहीं दिखती है क्योंकि सुबह की सफाई के बाद दुकान खुलने के समय के बीच में वो पूरा वापस वहां पर आ जाता है। तो सभी के प्रयासों से कोशिश करूंगी कि हमारा शहर जो है वो स्वच्छ दिखाई दे। मैं अभी लोगों से एक ये भी अपील कर रही हूँ कि जो अपनी दुकान के आगे कूड़ा कर रहा है वो उस कूड़े को उठाए। अभी मैंने शुरुआती दौर में चालानी कार्रवाई नहीं करी है, लेकिन अगर इन लोगों की दुकानों के आगे इसी तरह का मुझे कूड़ा मिलता रहा, जहाँ पे मैं साफ सफाई करा के जा रही हूँ, वहाँ पे वो जो लोग भी कूड़ा डालेंगे उनके विरुद्ध उसमें हमारी ओर से कड़ी कार्रवाई। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।